हाँ। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक एंड ऑफ सितंबर में। तो उस समय था कि मतलब एक बेसिक प्लान मैंने माइंड में बनाया था तब तक। उसको फाइनली एक पेपर पर ड्रॉ डाउन नहीं किया था। तो अभी क्या है कि अभी जब ये वीडियो में बना रहा हूँ तो इट्स 21 फरवरी। तो लगभग 4 महीने का गैप हो चुका है ऑलरेडी उस वीडियो और इस वीडियो के बीच में। तो उस 4 महीने में क्या क्या किया मैंने, क्या क्या सीखा, क्या क्या सब सर्कमस्टेंसेस रहे, पढ़ाई में क्या रहा, लाइफ में क्या रहा, तो सबसे बात करेंगे। और ये थोड़ा खुद के लिए ही जो है मुझे लगता है हमेशा बेनिफिशियल होता है कि आप इस तरीके की अपनी पिछले कुछ समय को बैठ के रीथिंक करें, बात करें खुद से ही। तो वो आपको एक क्लैरिटी देता है। इसको मतलब मैं समझता हूँ कि इट्स लाइक कि आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी बनती है। खैर, तो स्ट्रिक्ट थोड़ा सा रखूँगा इस वीडियो को रिलेटेड टू पढ़ाई, कि स्टडी से रिलेटेड ही रहे वीडियो। अभी सितंबर में जो मैं कर रहा था, तो प्लान बेसिक ये था, यूपीएससी की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, कि यार पहले पिछले काफ़ी अटेम्प्ट्स में गड़बड़ क्या की कि आप भागते रहते हैं पढ़ाई के लिए। फिर आपका करते करते दिसंबर आ जाता है। फिर दिसंबर में आप जो है प्रीलिम्स की मतलब आपको लगता है प्रीलिम्स आने वाला है अब मई में, तो आप क्या करते हो, फिर जनवरी से उस प्रेशर को झेलना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपका फरवरी, एक बार अगर फरवरी चला गया तो आपको लगता है यार अब तो प्रीलिम्स पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि सही भी है। तो फिर आप मतलब काफ़ी भाग दौड़ में और ये सब में स्ट्रेस देते हो दिमाग को और रट्टाफिकेशन में लग जाते हो फैक्ट्स के। फिर प्रीलिम्स आता है। अब प्रीलिम्स आपका मान लीजिए निकल भी गया या नहीं भी निकला, दोनों ही केस में। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स आपका नहीं निकला, ऑलरेडी आप जुलाई में आ गए, जून में तो आ ही गए एटलीस्ट। तो फिर जून से लेकर आप दिसंबर, फिर वही 5-6 महीने हैं। फिर उसमें आप कोशिश पहले 1-2 महीने खुद को परेशान करोगे कि यार पेपर नहीं निकला, प्रीलिम्स भी नहीं निकल पा रहा हमसे। तो फिर करते करते आपका दिसंबर आ जाएगा, फिर अगली वो साइकिल। और अगर प्रीलिम्स निकल भी गया, तो अगर आपने प्रीलिम्स निकला है आपका, तो वो भी आपको जून में पता चलेगा और सितंबर में आपके मेंस है। तो अगर आपने मेंस की स्पेसिफिकली कभी तैयारी नहीं की, तो आपका जून जुलाई अगस्त में ऐसा कुछ खास 3 महीने में आप नहीं उठा कर सकते कि मैं मेंस पूरा ही तैयार कर लूँगा 3 महीने में। वो नहीं हो पाएगा। तो प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको और ज़्यादा परेशानी होगी अगर आपका मेंस की तैयारी नहीं है पहले से। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया था। मैंने 2024 का अटैम्प्ट दिया प्रीलिम्स, और 24 के बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं 25 का अटैम्प्ट तो नहीं दूंगा, क्योंकि इस रैट रेस से थोड़ी देर के लिए पीछे रखना पड़ेगा अपने को फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। और फाउंडेशन से मतलब है कि यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस। आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। तो उसी डायरेक्शन में जो स्टेप्स थे, पहला था कि यार आप अपने जो NCERTs हैं उनसे कंसेप्ट क्लियर करो। तो पहले NCERT पढ़ी, फर्स्ट फाउंडेशन वो थी कि पहले NCERT पढ़नी है। फिर NCERT के बाद माई प्लान वाज कि फिर हम अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म करेंगे, देन वी विल गो टू मीन्स आंसर राइटिंग एंड नोट्स। तो जब सितंबर में, लास्ट सितंबर में मैं अपनी NCERT ख़त्म करने की तरफ था, एंड आई थिंक ह्यूमन ज्योग्राफी वाले NCERT तक मैं आ गया था। NCERT ये मान लीजिए कि जुलाई अगस्त और सितंबर, लगभग दो सवा दो महीने हो गए थे ऑलरेडी NCERT पढ़ते हुए। सितंबर की बात बता रहा हूँ आपको, और स्टिल 3-4 NCERT बची थी। तो ये उस समय का स्टेटस था। तब से अब तक क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। देखिए, NCERT ख़त्म करने के बाद मेरी
एनसीईआरटी ख़त्म हुई तो मैंने ऐसे पेपर पे पेन डाउन करके प्लान नहीं लिखा था तब तक वो प्लान माइंड में था। पेन डाउन करके मैंने प्लान बनाया थोड़ा अक्टूबर में। तो उस प्लान के हिसाब से ये था कि मुझे जो है अपना एनसीईआरटी ख़त्म करनी है अक्टूबर तक, कि अक्टूबर एंड में मुझे एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। देन नवंबर और दिसंबर में मैं अपना स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म करूँगा, लाइक पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, है ना, हिस्ट्री आपका स्पेक्ट्रम से, और आपकी एनसीईआरटी वाली एनसीईआरटी प्लस मीडिएवल हिस्ट्री की बुक। तो नवंबर दिसंबर में ये काम करना है। फिर जनवरी में व्हाट आई विल डू कि मैं जनवरी में अपनी जो मैंने एनसीईआरटी बनी है उसकी मैं एक समरी बनाऊँगा, और समरी इन द सेंस कि टॉपिक वाइज समरी, ठीक है, नोट्स एक्सट्रैक्ट करूँगा वहाँ से। और देन फरवरी में क्या करूँगा मैं कि मैं अपनी उस PYQ एनालाइज करूँगा, PYQ मैप्स करूँगा और एक फाइनल नोट्स बनाऊँगा अपने पास। देन आई फिल मार्च अप्रैल मई से आई विल स्टार्ट माई एंथ्रोपोलॉजी, और मैं 7-8 महीने अपना एंथ्रोपोलॉजी को दूंगा। एंड देन एंथ्रोपोलॉजी के बाद फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन 2025 मैं अपना करंट अफेयर पे फोकस करूँगा, मॉक पेपर्स पे फोकस करूँगा, और प्रीलिम्स और मेंस के आंसर राइटिंग करूँगा। दिस वाज माय मेजर प्लान, ठीक, 2025 के लिए। तो इन अक्टूबर व्हाट आई हैव डन, अक्टूबर में मेरी यस अब चीज़ें क्या होती है ना, आपके पास प्लान तो होता है। लेट मी चेक, वीडियो चल रही नहीं, यस इट इज़ वर्किंग। हाँ तो देखिए, आपने तो प्लान कर लिया, लेकिन लाइफ भी कुछ और प्लान करके रखती है। तो कभी भी आप, अगर मैं मान के चलूँ कि भाई मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कई अटैम्प्ट से मैंने ये देखा कि मैं कंसिस्टेंसी के मामले में बड़ा ख़राब था। ख़राब कैसे था कि कोशिश करता था कि यार 7 से 8 घंटे पढूं डेली, और 7 से 8 घंटे पढ़ने के चक्कर में आप वीक में 1-2 दिन निकाल लेते थे ऐसे, जिसमें आप 60 घंटे पढ़ रहे हो। फिर आप जिस दिन नहीं पढ़ पाते थे ना, उस दिन आपको लगता था यार कि आज तो पढ़ाई नहीं हुई, आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। तो उस चक्कर में ना कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ख़राब होती है। तो व्हाट हैव रियलाइज्ड इज कि पहले मैंने ब्रेक डाउन किया, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस की ये बात कि अब मैंने ब्रेक डाउन किया है कि मैं 5 घंटे ही पढ़ाई करूँगा दिन की, मेरा टारगेट इज़ 5 आवर्स। उसमें भी व्हाट हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं ऑफिस वर्क से बाहर हूँ, मैं आई एम नॉट इन माई, मतलब कि ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, ऑफिस के काम से कहीं बाहर हूँ, तो वो टाइम 5 घंटे बहुत मुश्किल हो जाता है करना, और वो शायद 2.5 घंटे या 2 घंटे में ही सिमट के रह जाता है। कई बार तो वो भी नहीं होता, क्योंकि आप बाहर गए हुए हो, आप साइट पे जाते हो, साइट पे यू डोंट नो कि भाई आपको 7 बज जाए आते आते, 8 बज जाए, 9 बज जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आप आ तो जाते हो 6 बजे ही, लेकिन यू आर सो फिज़िकली एग्जॉस्टेड कि आप बुक खोल ही नहीं सकते। तब आप ये है कि आप आते हो, आप खाना खाते हो, आप घर वालों से बात करते हो, उसी में आपके 9 साढ़े 9 बज गए, और आप फिज़िकली इतना एग्जॉस्ट होते हो कि आप नहीं उठा सकते किताब। और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो जो ओरिजिनल प्लान था कि अक्टूबर में मुझे एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, वो एनसीईआरटी ख़त्म करते करते मैं नवंबर का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक मेरा चला गया एनसीईआरटी ख़त्म करते हुए। बट एक बड़ा अच्छा लगा कि एक जो टारगेट लिया था उसका एक हिस्सा ख़त्म हो गया, कि भाई पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है सारी, ठीक है डन। अब एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो अब इस बार मुझे थोड़ा सा लालच है कि यार जो भी मुझे पढ़ना है ना, मुझे उसको कंसोलिडेट करके रखना है, कि भाई व्हाट हैव रीड इन एनसीईआरटी, या मैंने कुछ भी किसी भी टॉपिक से पढ़ा, तो वो सिर्फ पढ़ के भूलना नहीं है, उस पढ़ के एटलीस्ट उसको इस तरीके से समेट के रखना है कि अगर मैंने ये पढ़ा है और मैं इसको 5-6 महीने तक देखूँ भी ना, तो
तो मेरे पास कुछ ऐसा हो, कुछ पॉइंटर टाइप्स हो या कुछ भी हो कि मैं उस पॉइंटर्स को देखूं और मैं समझ जाऊं कि हाँ यार, मुझे इस चीज़ से रिलेटिंग ये चीज़ पढ़नी थी, या इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वाले पैराग्राफ में थी, विच मतलब जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने मेंस में या प्रीलिम्स में। तो एनसीईआरटी के बाद मैंने आराम से 5-6 दिन लिए, शायद एक वीक भी चला गया होगा इस चीज़ में, कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स की एक समरी बनाई। समरी कैसे बनाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है जो कि मेंस का टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन आपके एनसीईआरटी में 3-4 जगह है, टुकड़ों टुकड़ों में। ग्लोबलाइजेशन आपको इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन आपको सोसाइटी के एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है। और सोसाइटी की ही एक और एनसीईआरटी है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, तो उसमें भी आपको ग्लोबलाइजेशन पे एक पूरा चैप्टर देखने को मिलता है। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक इंडेक्स टाइप का बनाया हर एक एनसीईआरटी का, कि भाई फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक्स हैं। उससे क्या हुआ, मैंने जब वो डिजिटल फॉर्म में बना के रखा अपने पास, अब फॉर एग्जांपल दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अब मुझे ग्लोबलाइजेशन या अर्बनाइजेशन के बारे में सर्च करना है। तो व्हाट आई विल डन, मैं सिंपली उस पीडीएफ में सर्च करूँगा कि ग्लोबलाइजेशन। अब मुझे ये दिख गया कि एनसीईआरटी एज अ सोर्स जो मैंने अभी ख़त्म किया है, तो एनसीईआरटी में ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहाँ कहाँ बात की गई है, और एनसीईआरटी में जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करी गई है वो किस किस एंगल से बात करी गई है। ये एनसीईआरटी सोसाइटी में भी है, एनसीईआरटी इकोनॉमी में भी है, और एनसीईआरटी पॉलिटी में भी है। तो और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी है, सॉरी ग्लोबलाइजेशन ज्योग्राफी में भी है। तो दैट मीन्स कि भाई 3-4 डायमेंशन तो है ही हैं। मुझे ग्लोबलाइजेशन की 3-4 डायमेंशन भी मिल गई सिर्फ एनसीईआरटी से, माइंडेड। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा, ऐसा कोटेशन, ऐसी कोई फैक्ट्स बहुत अच्छा सा आपको मिल जाएगा जो कि आपको मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ा यूनिक है, लेकिन वो है एनसीईआरटी में। जैसे ग्लोबलाइजेशन पे आप शायद ये मुझे एनसीईआरटी से ही पता चला कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है या ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट हैं वो इक्वलाइज नहीं है। अगर ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट खोला है किसी कंट्रीज़ का, तो ग्लोबलाइजेशन ने किसी कंट्रीज़ के पर्टिकुलर मार्केट को डैमेज भी कर दिया पूरी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूएस का मार्केट खुला फॉरेन स्टील इंडस्ट्री के लिए, और जो यूएस की अपनी खुद की स्टील इंडस्ट्री थी वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गई। ठीक, तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सॉरी। तो एनसीईआरटी की मैंने इंडेक्स प्रिपेयर करके रखी, और वो मुझे मतलब नाउ इट इज़ माय रेफरेंस। चाहे मैं 1 साल तक एनसीईआरटी ना पढूं, लेकिन उस एनसीईआरटी मेरे को कौन से एनसीईआरटी किस चीज़ के लिए रिफ़र करनी है, मुझे उसमें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे अब सर्च करने में। वो काम मेरा हो गया। नाउ अब मैंने जैसा इस पर प्लान बनाया कि अब मुझे नवंबर और दिसंबर में अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी थी, तो वही स्टार्ट किया कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाई, पढ़ना शुरू किया ऐसे ऐसे। लेकिन पता है वो मतलब आपको ऐसा लगेगा, मेरे को लगा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। ऐसे तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। तो इस बार व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इस बार मेंस का सिलेबस उठाएंगे, मेंस के सिलेबस को एनालाइज करेंगे, फिर मेंस के पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे। ये देखेंगे कि मेंस में किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से सवाल पूछे जाने हैं। फिर उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, सर्च करेंगे, उसकी लाइन पे नोट्स बनाएंगे। तो आपको हो सकता है स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़े इस प्रोसेस में, हो सकता है ना पढ़नी पड़े।
तो मतलब मैं उस तरफ गया कि यार आई डिसाइडेड आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी। सही गलत तो क्या ही पता है, देखो नहीं पता कि अभी आप सही कर रहे हो या नहीं। यू हैव टू अज्यूम कि हाँ सही कर। तो फिर मुझे ये लगा कि यार अभी मैं नवंबर में आ चुका हूँ, अब मेरे पास मेरे को मार्च से अपना ऑप्शनल शुरू करना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं स्टैंडर्ड बुक पढूं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत उठाऊँ पॉलिटी की, और मैं उसको 5-6 दिन में ख़त्म करूं। अब माइंडेड कि उस 5-6 दिन में ये भी 100% गारंटीड है, श्योर है कि मैं 5 घंटे नहीं से पढ़ सकता डेली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मुझे लोकल साइट पे भेज दे कि भाई यू गो टू XYZ लोकली, वो कहने के लिए लोकल साइट है, लेकिन हो सकता है वहाँ आने जाने में ही मेरे को एक तरफ से 2 घंटे लग रहे हैं, तो आने जाने में मेरे 4 घंटे ख़त्म हो गए। फिर आप सोचो अगर आपकी ट्रैवलिंग में ही 4 घंटे हैं, फिर आपको वहाँ जाके टेस्टिंग करनी है आइटम्स की, तो यू आर सो फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड। फिर अगर आपको बोल दिया कि नहीं भाई यू हैव टू गो टू, मान लिया आपको बेंगलोर जाना है, या आपको कलकत्ता जाना है, आपको जोधपुर जाना है, तो फिर ट्रैवलिंग में आपकी 1-2 रात ख़राब हो जाती है। वट आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी प्रोसेस की ज़रूरत है मुझे कि जिसमें मैं एक तो कंसिस्टेंस रह सकूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रही मेरी, और मेरा थोड़ा सा टारगेट हिट ज़्यादा हो। ठीक है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत में दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस सारे को पढ़ के मैं कितना समेट पाऊँगा और उसमें से कितना पेपर तक पहुँचाऊँगा, रादर देन कि मैंने पॉलिटी एक पढ़ तो ली, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रखी है पहले से ही, मैंने अभी भी पॉलिटी की NCERT भी पढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी NCERT है मीन्स परस्पेक्टिव से। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई मैं ये तो पता करूँ किसी तरीके से कि व्हाट UPSC इज आस्किंग इन पॉलिटी, और पर्टिकुलरली उसका किस टॉपिक पे एम्फेसाइज है, और उस टॉपिक में भी वो किस एंगल से सवाल पूछ रहा है। ये मैंने कभी भी नहीं किया, और सब कहते हैं करना चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई शुरू करते हैं इसको। तो पहले हमने आई थिंक ये पूरी प्रोसेस समझते समझते नवंबर चला गया था। नवंबर की अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं अक्टूबर की अचीवमेंट बताऊं आपको, हाँ तो हाँ वीडियो ब्रेक हो गया था किसी वजह से। सो कंटिन्यूइंग वी वर डिस्कसिंग कि अब नवंबर आ गया, और तो पहले स्ट्रेटेजी थी कि यार बुक से ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर समझ में आया कि यार बुक तो पढ़ चुके हैं कई बार, तो वी थॉट कि भाई अब की बार क्या करेंगे, रादर देन कंप्लीट बुक पढ़ने के, अब मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करते हैं। और मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी इस तरह से करेंगे कि हम जो मेंस के पेपर्स हैं उसको उठाएंगे, मेंस के पेपर्स के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि भाई UPSC ने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सवाल पूछा उसने, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को उसने रिलेट किया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के साथ। तो वी विल थिंक ऑफ ऑल्टरनेट डायमेंशंस कि यार कल को UPSC क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन को किसी और से रिलेट करके भी तो पूछ सकती है ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके पूछ सकती है फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ्स को, और फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ को वो कर सकती है ना, और फार्मर्स की इनकम डबलिंग जो वाली स्कीम है उससे रिलेट कर सकती है, शायद रिलेट भी किया है एक आध बार। तो इस तरीके से एनालाइज करना है कि भाई PYQ देखेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे UPSC ने मतलब किस डायमेंशन में इसको बेंड करके सवाल पूछा है। तो वी स्टार्ट विद क्या किया हमने कि मतलब आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हो, फिर देखते हो कैसे इसको करना है। तो अब जब नोट्स मतलब अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई जब बुक से स्टार्ट की कि नहीं यार बुक तो नहीं करूँगा मैं, इस प्रोसेस से तो निकल चुके कई बार 3-4 बार,
कि पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी ख़त्म करेंगे 10 दिन में, फिर ज्योग्राफी 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो उससे कुछ बहुत तगड़ा वो होता नहीं है, मेरे को तो नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने नवंबर में वी फर्स्ट कंप्लीटेड आवर एनसीईआरटी। देन नवंबर में मैंने एनसीईआरटी की समरी भी बना ली, या समरी पीडीएफ की। कोई भी मेरे को टॉपिक सर्च करना है, मैं सीधा सर्च करूँगा, देखूँगा उसमें। नाउ वी अब मन बना लिया कि भाई अब स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ूंगा पूरी, अब मेंस को एनालाइज करके, अब मेंस के टॉपिक, मेंस के पीवाईक्यू एनालाइज करके और मेंस के नोट्स बनाएंगे सीधा। ठीक, तो हमने स्टार्ट किया। अब व्हाट वी डिड की इनिशियली, देखो आप क्या करोगे, आप अब आपको करना क्या है, अब आपको मेंस एक पेपर उठाना है 2024 का, मान लीजिए आपने उठाया, ठीक है। आपने जीएस पेपर 3 से शुरू किया, कुछ रिलेटेड मैंने वीडियोस देखी पहले कि भाई मेंस एनालिसिस जीएस पेपर 3, तो 3-4 वीडियोस देखी, तो थोड़ा सा उसमें पता चला कि जीएस पेपर 3 में पांच सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन सिक्योरिटी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स मिला के जीएस पेपर 3 बनाते हैं, और हर एक सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्टों से हर एक सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम है। इकोनॉमी से 4 आएंगे, एग्रीकल्चर से 4 आएंगे, इवन क्वेश्चन नंबर भी सेम है कि इकोनॉमी से 1 और 2 आएगा, फिर 10 और 11 आएगा, एग्रीकल्चर से 3 और 4 आएगा, फिर आपका 13-14 आएगा। तो इस तरीके से मतलब एक एनालिसिस पता चला। तो हमने स्टार्ट, अब मैं, मेरे एक मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट है एक दोस्त, और दोस्त है रिलेटिव भी है, और उसका भी एक दोस्त। तो वी स्टार्टेड कि भाई हम एक ग्रुप स्टडी करेंगे, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू वीडियो स्टार्ट करेंगे, वी विल ओपन अ पेपर और उसको एनालाइज करेंगे। तो हमने जैसे इकोनॉमी स्टार्ट की पहले, तो हमने इकोनॉमी का एक 2024 का जीएस मेंस पेपर उठाया। उसमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि भाई हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 11, 12 एनालाइज करना है, उसके डायमेंशंस बनाने हैं। इस तरीके से हमने शुरू किया। इकोनॉमी को हमने 3-4 साल का ख़त्म किया, 2020 से लेकर और 24 तक, एंड इकोनॉमी के नोट्स बना लिए साथ में। तो इकोनॉमी ख़त्म करते करते हमको ये समझ में आ गया कि यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इस प्रोसेस को और बेटर कर सकते हैं। तो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने इकोनॉमी के बाद जब एग्रीकल्चर की तरफ आए, तो अब हम 3 से सिर्फ 2 ही लोग बचे पहले तो वीडियो सेशन के लिए। तो अब व्हाट वी डिड कि यार अब पहले सिलेबस को भी मैप करेंगे हम। तो हमने क्या किया, जो ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी का, उससे हमने, अब हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में देखा कि उस सिलेबस में एग्रीकल्चर के क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से। जैसे हमको दिखा कि यार फूड सिक्योरिटी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पूरा, और फूड सिक्योरिटी, वो हमने एग्रीकल्चर माना। लैंड रिफॉर्म है, वो हमने एग्रीकल्चर माना। आपका क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है, वो एग्रीकल्चर के अंडर मान लिया। इरिगेशन, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ नया क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से एक सिलेबस से यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस से निकाले कि भाई ये एग्रीकल्चर के अपने ऑफिशियल सिलेबस है, ये एग्रीकल्चर के मेनली टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी सवाल पूछेगा। फिर हमने मेंस, 1 सेकेंड, फिर हमने रादर देन की एक पेपर उठाएंगे, उसके एनालाइज करेंगे 4 क्वेश्चन। व्हाट वी डिड इज कि हमने पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही एक जगह उतारे कि भाई फॉर एग्जांपल 2020 से लेकर 2024 तक हर एक पेपर में 4 सवाल हैं एग्रीकल्चर के। तो हमने टोटल हर एक पेपर के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए कि भाई टोटल हमारे पास 5 साल के पे आप एनालाइज करो, तो 20 बार बार वीडियो ना ब्रेक हो रही है, पता नहीं बंद हो जा रही है अपने आप। तो आई विल चेक बार बार जाके कि भाई क्या हो रहा है। तो हम यही थे कि भाई हमने इकोनॉमी के लिए किया ये काम, देन फिर एग्रीकल्चर के लिए किया, एग्रीकल्चर के बाद हमने साइंस एंड टेक के लिए किया, एनवायरनमेंट के लिए और सब के लिए। बीच में दिसंबर में मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें
मतलब 8-10 लोग तो ऑन द स्पॉट ही मर गए और काफ़ी लोग घायल हुए। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। फिर प्लास्टर चढ़ा 1-1.5 महीने वो चला, बीच में आपका पढ़ाई का लॉस भी होता है। बट हमने वो प्रोसेस कंटिन्यू रखी, जितनी कंसिस्टेंट उसको रख सकते थे। और हमने एनालाइज इसी तर्ज पे सिलेबस, PYQ एनालिसिस, विज़न की वीडियो है एनालिसिस के लिए मेंस की 5 साल 10 साल 5 साल की, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप इस प्रोसेस को करते करते चलते हो। तो हमने इसी लाइन पे GS पेपर 3 अपना कंप्लीट किया। जनवरी मिड जनवरी शायद चला गया था। देन वी स्टार्ट GS पेपर 2 गवर्नेंस सोशल जस्टिस। देन वी शिफ्ट टू GS पेपर 1, उसमें हमने सोसाइटी किया। देन अभी हम जब फरवरी 20 में हैं तो हम वी आर ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ GS पेपर 1। तो टारगेट ये है कि GS पेपर 1 2 3 हम ख़त्म कर दें मार्च एंड तक। मार्च एंड के बाद टारगेट विल बी कि आपका ऑप्शनल को हमको समय देना है एंथ्रोपोलॉजी को अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इफ़ नॉट कंप्लीटेड बाय अक्टूबर। तो ये 6-7 महीने हमको एंथ्रोपोलॉजी को देने हैं। एंथ्रोपोलॉजी के बाद जो हमारे पास 1-2 महीने की विंडो बचेगी उसमें आई विल कवर माई एथिक्स। और बिलीव रखना है इस पूरी प्रोसेस पे कि हाँ कर सकते हैं। एंड इसी लाइंस पे ना हमारे नोट्स मेकिंग होती चली जा रही है मेंस के लिए। और अब ये है कि जब मेंस आएगा तो आई विल फील मेंस रेडी। तो अभी की स्ट्रेटेजी ये है। बाकी लेट्स सी, ओनली टाइम विल टाइम। बाकी पॉजिटिव रहना है एंड आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव फॉर माई जर्नी कि हाँ UPSC किया जा सकता है अगर आप सही अप्रोच के साथ चलो। एंड आई थिंक आपको अपनी अप्रोच के साथ पॉजिटिव रहना है और देखना है कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्या जो कर रहे हो सही है, उसको मैप करते रहो लोगों के साथ, टीचर्स के साथ, है ना। अपने आसपास आपको कोई एस्पिरेंट है जो सीनियर आप समझते हो उससे बात करते रहिए। तो बाकी इसको एज असाइनमेंट लो कि भाई पहले असाइनमेंट दिया था टीचर ने, NCERT ख़त्म करो, इसको ऐसे लो आप खुद के लिए असाइनमेंट की तरह, तो भी आप लगे रहोगे। फिर एक असाइनमेंट मिला आपको कि भाई नोट्स बनाने हैं, PYQ एनालाइज करना है, वो एक असाइनमेंट की तरह लिया। फिर इसको एक असाइनमेंट की तरह ले लो कि आप मेरे को नोट्स बनाने हैं अपने, तो दैट इज़ ऑल्सो असाइनमेंट। तो जैसे BTech के टाइम पे असाइनमेंट आपको टीचर देता था, आप असाइनमेंट करते थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे लेफ्ट राइट यार सो एंड सो डेट को मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है। तो UPSC की जर्नी को भी ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई असाइनमेंट्स हैं, छोटे असाइनमेंट करते रहेंगे, अपना अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी आगे की स्टेटस वीडियो बनाएंगे आगे जैसा होगा।